नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन उनके प्रशासन में उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती हुई दिखाई देती है। अब उसके ऊपर एक नवनिर्वाचित सांसद जो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है। और बड़ा सवाल किसके ऊपर? बड़ा सवाल नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले अधिकारियों के ऊपर। रिटायरमेंट के बाद भी सत्ता के बेहद करीब माने जाने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनकी बेटी के ऊपर, एक और दूसरे अधिकारी के ऊपर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। सवाल उठाने वाले सांसद का नाम है सुधाकर सिंह। नीतीश कुमार की कैबिनेट में भी रहे और नीतीश कुमार की कैबिनेट में रहकर नीतिगत मामलों पर मतभेद ऐसा कि खुद ही इस्तीफा देकर चल दिए। मामला कृषि मंत्रालय का था। लेकिन अब जो सवाल है, यदि उस सवाल की जांच पड़ताल की जाए तो उसकी तह तक जाया जा सकता है कि क्या वाकई बिहार में सत्ता के नीचे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। तो आज हम चर्चा करने के लिए सीधे चलते हैं बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के पास। बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी आपका इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम जो खुलासा आपने किया है और उस खुलासे के बाद बिहार में जिस प्रकार की चर्चा है और उस चर्चा की पृष्ठभूमि पर हम नजर डालें तो डीके टैक्स शब्द का इस्तेमाल जब कर रहे थे नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव, तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये डीके टैक्स है क्या। हम लोग भी डिकोड करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। आपने जिस प्रकार से एक संस्था बनाकर उनकी बेटी के नाम फंड ट्रांसफर की कथित कोशिशों के ऊपर जो सवाल उठाया, वो पूरा वाकया है क्या, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। वास्तविक रूप से देखें तो मैं बिहार के बजट को देख रहा था कि बिहार के हित में बजट बना है या इसमें कुछ त्रुटि है। और वास्तविक रूप से देखें तो मैं घपले के बारे में कोई सुनने के लिए बजट नहीं पढ़ दिख रहा था। एक स्वाभाविक विपक्षी नेता के नाते जो प्रतिक्रिया होता है हम लोगों का, उस प्रतिक्रिया के लिए मैं पढ़ रहा था। और उस पूरे पढ़ने के दौरान जब ये मामला जो सम्राट चौधरी जी के द्वारा, बिहार के जो वित्त मंत्री हैं, 3 मार्च को जब बजट पढ़ रहे थे, तो उसमें एक ग्रीन एनर्जी के कार्यान्वयन के लिए बिहार में वित्त विभाग के अधीन एक बजट 25 करोड़ का अलॉटमेंट हमने देखा। तो ये संदिग्ध इस मामले में लगा कि रकम 25 करोड़ रुपए बड़ी रकम भी है बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए, कोई कम रकम नहीं है। लेकिन यह मुख्यतः जो मैंडेट है ग्रीन एनर्जी को लेकर, या तो एनर्जी डिपार्टमेंट देखेगा या फिर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट देखेगा। लेकिन ये वित्त विभाग क्यों देखेगा? जब इसमें मैं तहकीकात करने लगा तो ये तमाम परत दर परत खबरें निकलने लगी कि दीपक कुमार की जो प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, उनकी बेटी है ईशा वर्मा, जिनके बारे में वित्त विभाग के ही और सचिवालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और कनिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो सूचना मिली तहकीकात के बाद, तो पता चला कि ईशा वर्मा जो पुत्री है उनकी, जो आनंद किशोर जो वित्त सचिव बिहार के हैं, वो दोनों आपस में साला बहनोई का रिश्ता है। तो ये ईशा वर्मा को पुरस्कृत करने के लिए, उपकृत करने के लिए इस तरह का फंड बनाया गया। और इसमें जब आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से, तो बुद्धा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड जो 2.5 महीना पहले ईशा वर्मा के द्वारा बनाया गया, उसके लिंक्डइन प्रोफाइल पर बजट के साइमल्टेनियस, बजट इधर प्रस्तुत हो रहा था, एक विस्तृत लेख ईशा वर्मा के द्वारा लिखा गया। इससे कनेक्ट जो पूरे जो सिस्टम में जो कदाचार है, भ्रष्टाचार है, उसका कनेक्शन जाहिर, जिस दस्तावेज तक, बजट की कॉपी तक किसी की पहुंच नहीं होती, यहां तक कि राज्य के वित्त मंत्री के सिवा वो प्रति जब तक वह विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो जाए, मंत्रियों को भी नहीं उपलब्ध होता, विधायकों को उपलब्ध नहीं होता, मीडिया को उपलब्ध नहीं होता, आखिर वो दस्तावेज उनके तक पहुंचा कैसे?
तो ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये कोई एक दिन का मसला नहीं था, 2-2.5 महीने का। ये पिछले 2-1.5 साल से काम विभाग के जरिए हो रहा था इस तरह का। जी जो अभी तहकीकात में जो सामने आ रहे हैं, बहुत सारे दस्तावेज आ रहे हैं, चौंकाने वाले दस्तावेज आ रहे हैं। नहीं, आपने जो सवाल उठाया, उस सवाल में एक संस्था का जिक्र किया, जिससे ईशा वर्मा जो दीपक कुमार की बेटी है, उनके जुड़ाव का भी आपने जिक्र किया। बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एनर्जी लिमिटेड, ऐसा ही कुछ जी नाम है। बोधि जी सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी ये बोधि सेंटर और ईशा वर्मा को लेकर के जो सवाल है, और ये सवाल उस 25 करोड़ रुपए के फंड से जो जुड़ते हुए आपके मुताबिक दिखाई दे रहे हैं, क्या जी। लगता है ये पहले साल का मामला है या ये पहले का मामला है? क्या ये पहला आपका देखिए, अलॉटमेंट है? नहीं, अगर आप पीछे ट्रेल में जाएंगे तो ये पहले से हो रहा था, अलग अलग तरीके से हो रहा था, लेकिन ये सीधे साक्ष्य इस बार वाले बजट में मिला। इससे पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईशा वर्मा आखिर बिहार की सरकार में कंसल्टेंट के तौर पे आई कैसे, ये बहुत जानना जी जरूरी है। इससे पहले वो 1.5 साल से 2 साल से, जब से आनंद किशोर वित्त सचिव बने, तो बिहार सरकार को सलाह देने के लिए कंसल्टेंट के रूप में WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को जी लोगों ने डिप्लॉय किया था। लेकिन इस शर्त के साथ WRI को बिहार सरकार ने काम दिया कि ईशा वर्मा को बिहार में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा। ईशा वर्मा कौन अच्छा है? दीपक वर्मा की बेटी है। जब इस शर्त को WRI मान लिया, तब बिहार में उसको पैसा दिया गया और ईशा वर्मा सलाहकार के रूप में सरकार में आती हैं और धड़ल्ले से बिहार सरकार के सभी विभागों के बैठकों में शामिल होती हैं और डिफेक्टो अधिकारी के रूप में वो आदेश देती हैं बिहार सरकार के कई मंत्रालयों में कि इस तरह से काम होगा। और एक बड़ा एक कार्टेल को बनाते हुए इस बार बजट में ही हाथ डाल दिया दीपक कुमार ने। दीपक कुमार ने जी इसलिए बजट में हाथ डाल दिया कि इनको अच्छी तरह से मालूम है कि अब बिहार में नई सरकार जो आएगी इनको बख्शेगी नहीं। तो नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी सुविधाएं बिहार सरकार से मिलती रहे, उसके लिए इस फंड को क्रिएट किया गया, जो बोधि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड हाँ के जरिए इसको लागू करना था। जी। दीपक कुमार की चर्चा आपने कही की, तो दीपक कुमार के बारे में जो मुझे हल्की हल्की याद है, अपने बचपन के दिनों में, स्कूल के दिनों में, मेरे यहाँ वो डीएम हुआ करते थे इस चंपारण में, और मोतिहारी शहर में हम लोग रहते थे। मुझे याद है, मतलब आप देखते होंगे कि किसी भी जिला मुख्यालय, जो पुराने जिला मुख्यालय है, जिला स्कूल है या सरकारी स्कूल की बिल्डिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग होती है सड़क किनारे, जी मेन रोड के किनारे, आपको जानकर आश्चर्य होगा, किसी की बाउंड्री उन्होंने खाली नहीं छोड़ी। सबके किनारे 10x12, 8x12 का दुकान बना करके अलॉट कर दिया। तो कई लोग उस वक्त चर्चा करते थे कि शिक्षण संस्था हो या सरकारी दफ्तर हो कोई, उसकी बाउंड्री के किनारे इस तरह से दुकान बना के कमर्शियल तौर पर उसे लीज कराकर रेंट देना, ये गैर कानूनी काम है, जो दीपक कुमार के डीएम रहते हमारे यहाँ 90s में हुआ था। और अब दीपक कुमार मुख्यमंत्री के बेहद करीब है। आपने ये चर्चा छेड़ी तो मैंने सोचा कि ये प्रासंगिक चीज है, बता देना चाहिए। आप कभी आए मोतिहारी, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर अभिषेक मैं वहां पर जी, हुआ तो। जी उनके कारनामों के बारे में पूरे बिहार के कई महत्वपूर्ण लोग वाकिफ होते हुए या तो उपकृत हुए, पुरस्कृत हुए, या हम्म, डर से लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया। हम्म, लेकिन हम लोग जब से हैं सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हम लोगों के सामने जब इस तरह की बड़ी बात आती है तो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं, और हम्म, दंडित करना तो सरकारों का काम है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, राज्यपाल महोदय जी को भी पत्र लिखा है कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी के द्वारा, एजेंसी के द्वारा जांच करा लिया जाए। ये केवल 25 करोड़ का मसला नहीं है। आप जब इसमें हम्म। आगे जाएंगे तो एक सैकड़ों करोड़ का मामला निकलेगा, और समय समय पर कई तरीके से ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे दस्तावेज मिलते जाएंगे। नहीं, आप दस्तावेज की बात कर रहे हैं और चिट्ठी लिखने की बात आपने की है, लेकिन चिट्ठी तो सुधाकर जी आपने वहां लिखी है जहां खुद पीएम केयर फंड की जांच सीएजी नहीं कर सकता। वहां की एक ऑफिशियल लाइन है।
और आप बिहार में पीएम केयर फंड जैसी व्यवस्था, उससे मिलती जुलती व्यवस्था, एक कॉर्पस क्रिएट किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम पर। वो जनता का पैसा है, बिहार सरकार के बजटरी एलोकेशन का पैसा है। उस पैसे से कॉर्पस क्रिएट करके किसी को दिया जा रहा है। उस पर जो आपने सवाल उठाया है, क्या आपको लगता है कि सीएजी इस पर जांच करेगी? क्या आपको लगता है डीआरआई इसकी जांच करेगी? क्या आपको लगता है कि पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी असेंबली की भी है, बिहार असेंबली की, वो इसकी जांच करेगी? देखिए, जब हम लोग इस तरह के मामलों में पढ़ते हैं तो हम लोग इसलिए नहीं हम लोग घबरा जाते हैं या पीछे हट जाते हैं कि कार्रवाई कितनी होगी नहीं होगी। आप याद करिए, जब 2 साल पहले मैं कृषि मंत्री था और कृषि विभाग में मंडी कानून को लेकर के सरकार से मेरी मतभिन्नता हुआ और मैंने इस्तीफा दिया था, तो किसी को उम्मीद नहीं था कि नीतीश कुमार 19 साल बाद बिहार में मंडियों के विकास के लिए, पुनर्विकास के लिए तैयार होंगे। इस बार बजट में देखिए उन्होंने कुछ पैसे भी दिए हैं, 1200-1300 करोड़ रुपए। यह सच बात है कि 19 साल बिहार के किसानों का नुकसान हुआ है, उसकी पाप की भरपाई माननीय मुख्यमंत्री जी 1200-1300 करोड़ से नहीं होता, लेकिन सरकार ने आगे बढ़ा। इस मामले में भी आप देखेंगे दीपक कुमार कितने दिन पावर में रहेंगे, सरकारें बदलेंगे बिहार में, कार्रवाई से बच जाएंगे। मुझे नहीं उम्मीद है, मेरा अभी उम्र काफी बचा हुआ है, मैं देख के ही जाऊंगा कि क्या क्या कार्रवाई हुआ। दो बातें हैं जो यहाँ आकर के क्लब हो जाती है, नत्थी हो जाती है एक चीज से, और बिहार में इसकी चर्चा ब्यूरोक्रेसी को समझने वाले लोग काफी करते हैं। जब आप लोग सत्ता में थे, जनता दल और आरजेडी के बैनर तले 90 से 2005, मुख्यमंत्री पर आरोप लगे, स्वाभाविक है सत्ता में होने पे आरोप लगे, बाद में सजा भी हुई। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो आज के दीपक कुमार जितने ताकतवर थे, मुकुंद बाबू, मुकुंद प्रसाद, उन पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। और ब्यूरोक्रेसी में मैंने पता किया, लोग कहते हैं कि अगर बिहार कैडर के बहुत चंद गिने चुने ईमानदार अधिकारियों की चर्चा होगी तो मुकुंद बाबू का एक नाम लिया जाएगा। अब आते हैं 2005 के बाद की परिस्थिति में, सब इस बात को कहते हैं, आप चौक चौराहे पर नुक्कड़ पे कहीं चले जाइए बिहार में, मुख्यमंत्री तो ईमानदार है लेकिन उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। क्या आपको लगता है ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास 90 से 2005 के बीच भी दिखा, 5 से 25 के बीच भी एक उल्टे फॉर्मेट में दिखा? क्या लगता है ये एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल होते हैं क्या, कि अगर एक सत्ता का पहिया ईमानदार है तो दूसरे पहिया का कथित तौर पर भ्रष्ट होना जरूरी है? देखिए, इस मामले को देखें या इससे पहले जो आरसीपी डीके टैक्स से पहले आरसीपी टैक्स और उससे पहले जो लोग थे प्रधान सचिव, उनके लगभग कोई अच्छे आदमी नहीं थे। सबके बारे में इस बिहार की जानकारी है कि उनके प्रधान सचिव राज्य के भ्रष्टतम अधिकारी बनते रहे हैं। एक दो लोगों को हो सकता है कि उसमें अच्छे रहे हों, क्योंकि इस बीच में कई लोग आए गए हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन इनके एक दो ही अधिकारी अच्छे थे, ज्यादातर महाभ्रष्ट लोग थे। और आप देखे होंगे कि समय समय पर नीतीश कुमार जी कार्रवाई किए हैं लोगों पर। इस मामले में मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई करेंगे। नहीं कार्रवाई करेंगे तो ये हम लोग मान लेंगे कि नीतीश कुमार जी भी स्वयं इसमें संलिप्त हैं और लाभार्थी हैं, इसीलिए इस मामले में कार्रवाई नहीं की है। एक सवाल इससे और जुड़ जाता है, जितना बड़ा खुलासा आपने किया, मैं 2 दिनों से देख रहा था, वॉच कर रहा था कि इसमें राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया क्या आती है। आपका शीर्ष नेतृत्व लालू यादव और तेजस्वी यादव, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा जाना है, बिहार का विधानसभा चुनाव, मतलब इंटायर इंडिया अलायंस ही उसी के नाम पर चुनाव लड़ेगा, उन्हीं के नाम पर लड़ेगा, वो इतने बड़े खुलासे के बाद चुप है। जबकि हम लोग अब तक देखते रहे, बिहार ही नहीं पूरे देश में, जब कोई मामला आता है चाहे किसी ने उठाया, पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन एकजुट होकर के पीछे पड़ जाता है। जैन हवाला कांड, जेएमएम ब्राइबरी केस से लेकर के आप आज तक देख लीजिए, चीनी घोटाले से लेकर आज तक, मतलब जब से हम लोग रेडियो टीवी को समझने लगे, चौथी पांचवी क्लास से लेकर, तब से आज तक यही देख रहे हैं। इस मामले में देख रहे हैं कि राजद का शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया है, इसको मुद्दा बनाने की कोशिशें चुनावी साल में नहीं हुई है, तो ये लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या लगता है, पॉलिटिक्स इन कोऑपरेशन और कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स? अभिषेक जी, अभी इस मामले में अभी शुरुआती हैं, दौर हैं,
अभी जी। लगातार खुलासे आएंगे और जब आप देखेंगे कि पूरी 1 महीने में बहुत तथ्यात्मक रूप से इसके 10 गुना दस्तावेज आने वाले हैं। ये कहीं दबने वाला और छुपने वाला विषय नहीं है। पूरी सरकार, नीतीश कुमार की पूरी सरकार जो वास्तविक रूप से देखें तो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं दीपक कुमार, पूरी ताकत से मीडिया में इस बात को कि कोई खबरें न प्रसारित हो पाए, बहुत जगहों से खबरें चल के उतार दी गई हैं, बहुत अखबारों में, प्रिंट मीडिया में नहीं छपा, मेन स्ट्रीम मीडिया से इस खबरों को दबाने का प्रयास हुआ है, धमकाया गया है लोगों को, तो ये चल रहा है। लेकिन ये 2-3 दिन में इसको न्यूट्रल मैं कर दूंगा और इतने तथ्य हैं मेरे सामने कि आगे कल भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, परसों भी करूंगा और पूरे 1 महीने में मैं पूरा बता दूंगा कि डीके के जमाने में क्या-क्या गड़बड़ी हुई है। अब उसमें सत्ता पक्ष भी मौन साधे हुए है, विपक्ष की भी लोग अभी शायद वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि इसमें कितने तथ्य आते हैं, लेकिन ये बात खत्म नहीं होने वाली है, ये परिणाम तक जाएगी बात, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। आखिरी सवाल आपसे, जब फॉर्डर स्कैम का जिक्र जब चाईबासा ट्रेजरी से शायद आया था, अमित खरे वहां डीएम हुआ करते थे, और वहां से जब पहली बार आया चेक बाउंस का शायद या ट्रेजरी का कोई डॉक्यूमेंट आया था, उसके बाद जहां तक मैंने पढ़ा है और जाना है, पहली रिट हाई कोर्ट में उसकी सीबीआई जांच के लिए प्रेमचंद मिश्रा ने डाली। उसके बाद और सारी रिट गई, इसमें सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद, ललन सिंह, तमाम लोग गए और रिट पड़ी और अंततः आदेश हुआ कि सीबीआई जांच करेगी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट से यह भी आदेश हुआ फॉर्डर स्कैम में कि जांच ही नहीं होगी, बल्कि जांच का जो नोडल अधिकारी होगा सीबीआई का, वो अपने बॉस को रिपोर्ट नहीं करेगा, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करेगा। अब आपको क्या लगता है कि इसमें आप लोग रिट फाइल करने हाई कोर्ट तक जाएंगे, किसकी सीबीआई जांच कराई जाए? अभिषेक जी, ये सीबीआई कितना काम करती है नहीं करती है आपको जानते हैं। पॉलिटिक्स में विंडिक्टिव तरीके से जो राजनीति है इस देश में वो छुपा हुआ नहीं है, और डबल इंजन की सरकार में सीबीआई कितना एक्शन लेगी ही अपनी सरकार पर मुझे बहुत कम उम्मीद है। लेकिन आप देखेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपसे, 1 महीने बाद जब बात होगी इस मामले में तो आपको कार्रवाई दिखेगा। कोई जन दबाव से बड़ा कोई जांच नहीं, ये जन दबाव के जरिए इसको हम लोग उस लक्ष्य को हासिल करेंगे जो बिहार की जनता चाहती है। इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा का भी पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा आज मैंने दिया था रिश्तों के बारे में कि दीपक और आज दूसरे किस्त में मैंने बताया कि दीपक और आनंद किशोर में रिश्ता क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो कम से कम साबित तो होता ही है कि काम देने से पूर्व अपनी भतीजी को इस बात को जानते हुए कि इसमें दूर रखना चाहिए था, फिर भी उन्होंने शामिल किया। अब आने वाले वक्त में जो कल और परसों बताएंगे कि इसमें और लोग इन्वॉल्व हैं, परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, यही नहीं इन्वॉल्व है, दूसरे तीसरे कामों में भी इन्वॉल्व है। वो जो साक्ष्य है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कार्रवाई तय है, कोई बचेगा नहीं इस मामले में, जो बचाएगा वो भी फंसेगा इसमें। चलिए, आपने बहुत सारे खुलासे किए, यहाँ तक कि 2 बड़े अधिकारियों के बारे में, उनमें रिश्ता क्या है जीजा साला वाला, वो भी आपने बताया। खैर, रिश्ता होना अलग बात है, रिश्तेदारी किसी की कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो मुद्दे आपने इंटरेस्ट की बात है जी, कोई भी अपने लोगों को, आप घर के भी परिवार को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। संविधान की शपथ लेते समय उसमें ओथ में लिखा होता है कि हम अपने हर जगह है सर, के भी लोगों को हम बताएंगे नहीं बातों को, लेकिन ये तो बताई गई है बातें। अरे भैया, ये हर जगह है। आप देखिए ना, सेबी के मामले में क्या हुआ, इनसाइडर ट्रेडिंग यही तो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसलिए उसको क्राइम डिक्लेयर किया गया है। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में है। और हम लोगों ने तो देखा है कि नोएडा डीएनडी का मामला आपको याद होगा, डीएनडी बनाने वाली कंपनी का टोल वसूलने के लिए एक अलग कंपनी बना दी गई, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट घुस गए और टोल कब का वसूला जा चुका था, खर्चा निकल चुका था, और वो डीएनडी पर टोल वसूला जा रहा था। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस कंपनी को टोल के काम से अलग किया और कहा कि पैसा तो वसूल हो गया, अब इसको टोल फ्री करो। और उन सारी कंपनियों को फटकार लगाई थी कि जो बाद में लंबे समय तक टोल वसूल रहे। तो ये धंधा तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला चल रहा है। अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्थागत रूप राज्य दर राज्य लेता जा रहा है। और जो सवाल आपने उठाया है, हमें भी उम्मीद है
एक जागरूक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते, कि कम से कम इस तरह की पर्देदारी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में कोई भी पार्टी हो, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। यदि दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा, इन सब के ऊपर जो सुधाकर जी ने आरोप लगाए हैं, यदि ये आरोप गलत होंगे तो स्वाभाविक है कि सोना जैसे गर्म होके और ज्यादा निखर करके चमक के सामने आता है, वो भी सामने आएंगे। और यदि इस मामले में कुछ खेल होगा तो न्याय संगत तरीके से उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके तहत सजा का भी प्रावधान होगा। लेकिन देखते हैं भारत में न्याय प्रक्रिया की गति बड़ी धीमी चलती है। सुधाकर जी, इस धीमी गति में आपकी पार्टी के सुप्रीमो भी स्पेशल कोर्ट से सजा हुई, अब तक हाई कोर्ट में भी उस मामले का रिड्रेसल नहीं हुआ। फॉर्डर स्कैम जिसे कहते हैं, कि हाई कोर्ट में भी अब तक सुनवाई पूरी नहीं हुई। 2013 से 25 आ गया, 12 साल हो गए। तो न्यायिक प्रक्रिया में भी भारत में बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा रिफॉर्म से नहीं, जन जागरूकता, आरटीआई और इन तमाम चीजों से इसका निदान निकल सकता है। और सबसे आगे नेतृत्व की तरफ से, सत्ता चलाने वाले व्यक्ति की तरफ से शुचिता के मानदंडों पर दृढ़ रहने से ही निदान निकल सकता है। देखते हैं नीतीश कुमार इन मानदंडों पर खुद को कितना खरा पाते हैं और बिहार के प्रशासन पर उठे इतने बड़े सवाल पर से कैसे मुक्ति पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर जी, आपने समय निकाला इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। और तमाम बातें कि कैसे कंपनियां बनाई जाती है, एनजीओ खड़े किए जाते हैं और फंड एलोकेशन का कथित खेल किया जाता है, इस पूरे नेक्सस को सामने लाने के लिए जो प्रयास आपने किया, इसके लिए हम आपको एक बार फिर अपने दर्शकों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।